दुश्मन का दम निकालने वाले ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जल, नभ और थल हर ओर से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया। हिंदुस्तानी सेना का शौर्य देखकर दुश्मन घुटनों पर आ गया, सरेंडर कर दिया। उसी हिंद की सेना और सूरमाओं के शौर्य पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट एलओसी से रमन सैनी के साथ। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद दोनों देशों के बीच करीबन 3 से 4 दिनों तक संघर्ष देखने को मिला। और इस संघर्ष के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। फिर वो चाहे S-400 हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो, या फिर आकाश तीर इंडिजीनियस, जो हमारा स्वदेशी भारत के DRDO द्वारा बनाया गया एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसका निशाना पूरी तरीके से अचूक है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर इस एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। और पिछले दिनों जब 8, 9 और 10 तारीख को लगातार पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज़ और जो तुर्किश ड्रोन का स्वैम्प्स हैं उनको यहाँ पर भेजा जा रहा था, मिसाइल्स लगातार भेजी जा रही थी, उनको हमारे इस इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम ने बखूबी पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय किया। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम है और करीबन 120 किलोमीटर से हवा में उड़ने वाली कोई भी चीज़ जो है उसकी भनक लग जाती है और वो सीधे तौर पर जो है वो आकर इंफॉर्मेशन देती है इस फायर कंट्रोल सिस्टम को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फायर कंट्रोल सिस्टम है और इस कंट्रोल सिस्टम से जो गन लगी होती है उस गन को बाकायदा मैसेज जाता है कि किस तरफ से कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ आ रहा है और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। सर बताइए, एयर डिफेंस सिस्टम अगर बात करें, भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत चर्चा रही पिछले 3, 4, 5 दिनों में, जब से पाकिस्तान के साथ एक संघर्ष की स्थिति जो है बनी रही। पाकिस्तान लगातार ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से हम पर हमला करता रहा। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कितने कैपेबल थे उन पूरे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की? जी, मैं कैपेबिलिटी की बात करूं तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है 100% कैपेबिलिटी से उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बेसिकली जैसा आपने अभी बताया है, ठीक मेरे पीछे जो रडार है वो अर्ली वार्निंग रडार है। एक बार आप मुझे इंडिकेट करके बता दीजिए। जी, कि क्या ये जो ठीक है, मेरे पीछे जो ये रडार है ये एक अर्ली वार्निंग रडार है। हाँ। और ये एक लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार है जो कि आज के समय का आधुनिक रडार है। दुश्मन के किसी भी एयरबोर्न टारगेट को, चाहे वो ड्रोन हो, UAV हो, एयरक्राफ्ट हो, उसको लॉन्ग रेंज से ही सर्च और डिटेक्ट करने की काबिलियत यह रडार रखता है। इस सर्च और डिटेक्ट टारगेट के डाटा को यह हमारे आकाश तीर, जो कि अभी सेना में लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूटिलाइज होने वाला इक्विपमेंट है, उसको ये डाटा सेंड करता है। उस डाटा को हमारे FCR, मेरे दाहिनी तरफ जो आप रडार देख पा रहे हैं, ये एक FCR फायर कंट्रोल रडार है, उस डाटा को यहाँ पर सेंड किया जाता है। और इस FCR के साथ में लगे हुए जो भी AD वेपन सिस्टम होते हैं, यह डाटा उनको दिया जाता है और वो पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में जाके एयरबोर्न टारगेट को हवा में ही मार गिराते हैं। इनकी अगर हम सटीकता की बात करें, कितना सटीक निशाना इनका रहता है? जी, मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे AD वेपन सिस्टम का रेट ऑफ फायर बहुत हाई है और उसकी बदौलत अगर मैं बोलूं तो 100% उनकी सटीकता है। पिछले दिनों जब पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा चाइनीज और तुर्किश ड्रोन के स्वैम्प्स भेजे जा रहे थे यहाँ पर, तो इस पूरे इलाके में कितने रेडियस में ये रडार सिस्टम जो है इफेक्टिव आपको नजर आया? मैं इसका रेडियस एक्चुअल नहीं बता सकता हूं, बट मेरे जो भी रेंज में रडार ने टारगेट्स डिटेक्ट किए, उन सभी टारगेट्स को हमने अपना वेपन सिस्टम के द्वारा मार गिराया। अच्छा, इस बार जो है वो स्वदेशी रडार सिस्टम और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। ये सारा सामान जो है ये स्वदेशी पूरी तरीके से DRDO की तरफ से आपके पीछे जो ये फायर कंट्रोल रडार है, ये बेल बेंगलोर के द्वारा इसे अपग्रेड किया गया है। और पीछे जो रडार है बेल गाजियाबाद जी। और आकाश तीर जो है वो DRDO की तरफ जी से जी जी ऑलरेडी बनाया जी, गया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये बताइए, जब लगातार यहाँ पर रात के समय में, क्योंकि नाइट के समय में ज़्यादा ड्रोन की एक्टिविटीज होती है, नाइट में कितना कैपेबल है, कितना इफेक्टिव फायर है? आपके जो फायर कंट्रोल रडार है और अर्ली वार्निंग रडार है जी, ये दोनों ही रडार ऑल वेदर रडार हैं, यानी कि दिन और रात के समय ये दुश्मन पर पैनी नजर रख सकते हैं। ये क्या चीज़ है जिसमें आप ये बाइनोकुलर से देख रहे हैं? ये क्या ये एक सडनली अपीयर टारगेट के लिए ये एक इक्विपमेंट है जिस पर 24 आवर्स एक जो हमारा ऑपरेटर है वो मैंड रहता है। वो बाइनोकुलर की हेल्प से एयर में जो है रैकी करता रहता है। अगर एयर में कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्ट उसे दिखाई देता है, वो
इसके सिग्नल को, इस एफसीआर को पास करता है और एफसीआर हमारे वेपन सिस्टम के द्वारा उसे फायर करता है। आपके ये जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, एट ए टाइम कितने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को ये जो है उसको कैच कर सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो एडी गन तक? मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में बताना इस समय सही नहीं समझूंगा, बट इसका जो कैपेबिलिटी है वो अगर मैं नंबर्स में बोलूं तो वो नहीं बता पाएंगे, बट मैक्सिमम है। अगर ड्रोन्स भी आते हैं तो 1 बाय 1, एक एंगेजमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा हम एंगेजमेंट करते ये हैं। कैसे थे कोई यहाँ से बच के निकल बच के जाना उसका मुश्किल इसलिए है कि एक फायर में एक डाउन है, एक फायर में एक डाउन है। एक फायर में एक डाउन है। एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पूरा इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हैं अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, जो करीबन 120 किलोमीटर की दूर से कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जो है वो आएगा तो उसको कैच कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो देता है आकाश तीर जो पीछे लगा हुआ है उस सिस्टम को, और वहाँ से जो डाटा आता है वो आता है इस फायर कंट्रोल यूनिट को। यहाँ से ये मैसेज पास करता है एडी गन्स को, जो एडी गन्स लगी हुई हैं, जो एयर डिफेंस गन्स लगी हुई हैं, उनसे, उनके माध्यम से लगातार जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जम्मू कश्मीर के इलाके में आए हैं उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है। और यही ताकत है हमारे भारतीय सेना के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसने पिछले दिनों अपने आप का लोहा मनवाया है और सीधे तौर पर यह साबित किया है कि भारत का भी जो सुरक्षा कवच है, यानी कि वायु सुरक्षा कवच, वो किसी आयरन डोम से कम नहीं है। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी चर्चा इस समय चारों तरफ हो रही है, जब वो किसी भी ड्रोन या किसी भी मिसाइल की इंफॉर्मेशन इस एयर डिफेंस गन को देती है तो यही एयर डिफेंस गन जो है वो फायर करती है, और फायर करने के बाद उस सब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट को मार गिराया जाता है। कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इस गन को मैसेज मिलता है कि करीबन 120 किलोमीटर से कोई उड़ता हुआ चीज़ यानी कि ड्रोन या मिसाइल जो है वो भारत की तरफ बढ़ रही है, तो फिर एक्शन आगे फिर भारतीय सेना के फौजियों का किस तरीके से होता है वो आपको दिखा रहे हैं। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 खाली 1 2 देखिए ये एक्शन जो है वो तुरंत यहाँ पर होता है भारतीय सेना की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पर ये गन जो है वो घूमना शुरू कर देती है, यानी कि चारों तरफ आसमान में किधर से भी अगर कोई भी ड्रोन जो है वो नजर आएगा तो वो इस एयर डिफेंस सिस्टम से बच नहीं सकता है। यही खासियत है हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की, जो सीधे तौर पर एक बहुत कैपेबल हथियार है। और पिछले दिनों करीबन हजारों की संख्या में जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, वो उनमें से एक ड्रोन भी जो है वो यहाँ पर खाली नहीं जा पाया है। यहाँ पर किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से इसको संचालित करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देने के लिए हमारे पास जो है वो एक ऑफिसर मौजूद है। ये बताइए कि ये एडी गन है, किस तरीके से इसको आप ऑपरेट करते हैं और इस तक मैसेज जो है वो कैसे पहुँचता है? सर ये गन सिस्टम वेरी इफ़ेक्टिव गन सिस्टम है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि आकाश तीर है, वहाँ से हमें मैसेज अर्ली वार्निंग मिलता है। वो हमें बताता है कि इस डायरेक्शन में टारगेट आ रहा है या किसी भी डायरेक्शन में टारगेट आ रहा है, तो हम उस डायरेक्शन में जाके गन को ले करते हैं। ले करने के बाद ट्रैक करते हैं, ट्रैक करने के बाद लॉक किया जाता है। लॉक जैसे लॉक हो जाता है और इफेक्टिव रेंज में आते ही हमें उसे फायर की कार्रवाई करते हैं। फायर की कार्रवाई कितनी सटीक रहती है, इससे निशाना कितना अचूक लगता है? सर फायर की कार्रवाई चंद से 20 से 25 सेकंड में हम पूरा तैयार होकर 20 से 25 सेकंड में हम फायर की कार्रवाई करते हैं, और ये लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट करता है। पिछले दिनों जितने भी यहाँ पर आए ड्रोन, उनको इसी के माध्यम से मार गिराया गया? बिल्कुल सर, जितने भी ड्रोन इस माध्यम में आए, इस एरिया में आए, हमने वो इफेक्टिवली ट्रैक करके उनको निस्तानाबूद किया, पूरे निस्तानाबूद किया। तो इसको मैसेज जो है वो कहाँ से आता है? रडार से आता है? बिल्कुल सर, आकाश तीर हमारा एयर कमांड कंट्रोल सेंटर है, जो कि हमें वो रडार के जरिए रडार में देता है। रडार से हमारे गन पे मैसेज आता है। रडार से इस गन पर जो भी मैसेज आता है, जो भी कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, उस पर सटीकता के साथ फायर होता है, और ये फायर पूरी तरीके से अचूक रहता है। इसीलिए हमने देखा कि पिछले दिनों जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के दौरान जितने भी ड्रोन, चाहे वो तुर्किश ड्रोन हो, चाहे वो चाइनीज स्वयं ड्रोन हो, सबको
इस एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और एक भी ड्रोन जो है अपने टारगेट पर हिट नहीं कर पाया। यही खासियत है स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की, जो भारत के डीआरडीओ के तरफ से बनाया गया है। पाकिस्तान ने भारत को निशाना साध कर जितने भी ड्रोन्स या मिसाइल से हमला किया, उन सभी को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें आप अगर देख सकते हैं कि ये उन्हीं ड्रोन्स की डरबिस हैं, उन्हीं ड्रोन की जो है वो अवशेष बचे हुए हैं, जिनको भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, वैसे तो जो एयरडी गन यानी कि एयर डिफेंस गन है, उससे जब फायर किया जाता है तो उस ड्रोन या उस मिसाइल का कोई अवशेष मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ बच जाता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ भी देखेंगे कि किस तरीके से उन ड्रोन्स, उन मिसाइल्स, उन प्रोजेक्टाइल्स के अवशेष जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए थे। बाकायदा जम्मू कश्मीर के अलग अलग एयरबेस को निशाना बनाते हुए, जम्मू कश्मीर के अलग अलग मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाते हुए, लेकिन हमारे आकाश तीर जो इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से इतना तैयारी के साथ पूरी काम किया गया कि एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल जो है वो अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाया और ना ही किसी तरीके का कोई नुकसान जो पहुंचा सका। ये प्रोजेक्टाइल अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से हैवी मेटल से बने हुए ये सारे प्रोजेक्टाइल्स जो हैं उनके अवशेष हैं। इसमें कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ मिसाइल्स के अवशेष हैं जो लगातार भारत को टारगेट करते हुए, जम्मू कश्मीर को टारगेट करते हुए फायर किए जा रहे थे। और एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसे पूरी तरीके से जो है वो आप इन चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो है वो भारत को पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। दरअसल पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से बौखलाहट थी, जिस तरीके से हमने 6 और 7 तारीख की रात को उनके 9 बड़े आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया और उसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ था और उसी बौखलाहट में लगातार पाकिस्तान इन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जो है वो फायर कर रहा था। और हमारी ये सामने जो आप एडी गन देख रहे हैं, इसी एडी गन के माध्यम से जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर जो है वो कमाल दिखाया गया। आप ये देखिए, ऑफिसर इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कि एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसे पाकिस्तान ने कई मिसाइल्स, कई ड्रोन्स की सॉर्टिस जो है यहाँ पर भेजी, लेकिन एक को भी जो है वो टारगेट हिट नहीं कर पाया, सबको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया। देखिए, हमारा जो एयर डिफेंस है, इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का, ये पूरा इंटीग्रेशन में काम करता है और इंडियन आर्मी हमेशा से तैयार रहती है ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए। हम उस दिन भी तैयार थे जैसे आज भी तैयार हैं। जितने भी ड्रोन अटैक्स इन्होंने करने की कोशिश की, हमने इन सबको न्यूट्रलाइज किया, इफेक्टिवली इंगेज किया। ये जो गन सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ ड्रोन डेब्रिस भी रखी हैं, इन सबको हमने गिराया, इफेक्टिवली नीचे गिराया। हमने इंश्योर किया कि कोई भी लॉस ऑफ मैन पावर, लॉस ऑफ इक्विपमेंट, सिविल एरियाज में नुकसान ना हो, और वो हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से मुझे कोशिश। लगता है पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भारत का होगा और जो आयरन डोम की तरह काम करेगा। देखिए, अब उन्होंने क्या सोचा होगा इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, पर अब उन्हें पता लग गया होगा कि किस तरह से हमारी कार्रवाई है। और आई एम श्योर अगर वो ऐसा मौका दोबारा देंगे तो हम इनको दोबारा से उनको मुँह की खानी पड़ेगी। 6 और 7 तारीख की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान पलटवार कर सकता है और ख़ास तौर पर एरियल रूट से, चाहे वो मिसाइल से हो या फिर ड्रोन से जो है वो हमला करेगा। इसीलिए हमारा पूरा एडीएस जो है वो पूरी तरीके से रेडी था। देखिए, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमेशा ही तैयार रहता है, दैट इज़ वन। उस दिन भी हम तैयार थे और यस, हमें ऐसा अंदेशा था कि वो ऐसी काराना हरकत करेंगे। उन्होंने की, ड्रोन अटैक्स उन्होंने करने की कोशिश की, जिसको हमने सफल नहीं होने दिया। आकाश तीर की इस बार बहुत चर्चा हो रही है, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से वो काम करता है। आकाश तीर जो है ये पहली बात तो इंडिजिनियस सिस्टम है, ये एक स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखेंगे तो ये एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी रडार्स होते हैं उनका फीड आपके ऑपरेटर कंसोल पे आ जाता है, जिसकी वजह से एक वेपन एंड पे जो ऑपरेटर बैठा है उसको पता लग जाता है कि कहाँ से एरियल टारगेट आ रहा है और उसको हम इफेक्टिवली फिर इंगेज कर पाते हैं। चाहे वो टारगेट डिटेक्शन हो, आइडेंटिफिकेशन हो या प्रायोरिटाइजेशन हो, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आकाश तीर के द्वारा होता है। इसीलिए जो टाइम लैग होता है बहुत कम मिलता है और उसकी वजह से हम लोग जो है उस टाइम लैग को बचाते हुए हम अपना हरकत कर पाते हैं। हाल ही में जिस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार चर्चा हो रही है
वो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर। और मैं इस समय आकाश तीर सिस्टम के बाहर ही खड़ा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ऐसी जगह पर ड्रोन्स और मिसाइल्स को ट्रेस करने के लिए ये आकाश तीर सिस्टम जो है यहाँ इंस्टॉल किया गया है। और ये बाकायदा कनेक्टेड होते हैं दूसरे रडार से और जो एडी गन है उनके साथ, जिनसे इस जो रडार सिस्टम है ये इससे बाकायदा सिग्नल जाता है कि किस तरफ से कितने ड्रोन जो हैं वो आ रहे हैं और फिर एडी गन जो है उसको फायर कर कर न्यूट्रलाइज कर देती है। किस तरीके से ये काम करता है इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ एक मेजर साहब हैं। मेजर साहब, आकाश तीर की चर्चा इस समय बहुत ज़्यादा जो है वो चल रही है और ख़ासतौर पर जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स के स्वयं जो हैं वो भेजे गए हैं, मिसाइल से फायर किया गया है। ऐसे में ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने बखूबी काम किया है और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से ये काम करता है और क्या कुछ इसकी खूबियाँ हैं। आकाश तीर सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नर्व सेंटर की तरह काम में आया है, जो कि एडी ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे। ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमारा जो एयरफोर्स है और आर्मी के जो रडार्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड है। जितनी भी ये रडार्स जो सर्च करके दुश्मन के या अपने जो एयरक्राफ्ट है उनको देख पाते हैं वो सेंट्रली यहाँ पे हमारे पास आते हैं। ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उनका थ्रेट एवेल्युएशन करता है। थ्रेट एवेल्युएशन में हम ये देख पाते हैं कि इसमें से हमारे फ्रेंडली एयरक्राफ्ट जो हमको पता है पहले से वो कौन से हैं और इनके अलावा जो उड़ रहे हैं वो कौन से हैं। तो जो बाकी होते हैं वो जनरली होस्टाइल एयरक्राफ्ट्स होते हैं। उनकी जानकारी हम वेपन एंड पे दे देते हैं, जो कि गन भी हो सकती हैं या फिर मिसाइल्स भी हो सकती हैं, और जिसके कारण उनको पहले से ही अर्ली वार्निंग मिल जाती है कम से कम 10 से 15 सेकंड पहले कि इस डायरेक्शन में कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट या ड्रोन आ रहे हैं। ये पता चलने से पहले से ही वो अलर्ट हो जाते हैं और उस डायरेक्शन में जो भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता है उसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यही हमारी जो ड्रिल थी ये हमने पीस टाइम पे काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई थी। इसी कारणवश हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो 100% सक्सेस रेट के साथ हमने उसमें जो अपना मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है हमको जो दिया गया था वो हमने अचीव किया। हम ये भी देख रहे हैं कि इस बार ये पहली बार जो है ये ट्राई एंड टेस्टेड जो है किया गया है इस आकाश तीर को इस तरीके के माहौल में। तो आपका कहना है कि 100% ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है? जी, ये 100% सक्सेसफुल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने ट्राइड एंड टेस्टेड तो हम कई बार कर चुके हैं। हम अपना ऐसे माहौल के अंदर, हाँ, ऐसे माहौल के अंदर जरूर ये मतलब जो रियल टाइम सिनारियो हमारे साथ दुश्मन के ड्रोन्स हम देख रहे हैं, उनके एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। हालांकि हम इस चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो पीस टाइम के टाइम पे कर चुके थे, जिसके कारण हमें ये जो सिनारियो है हमें एक यूजुअल सिनारियो ही लगा। और जिस तरीके से बाकायदा 10-10, 20-20, 40-40 के स्वयं में जो है वो ड्रोन्स आ रहे थे, इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार थे कि इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाएंगे? और जो ड्रोन आप लोगों ने हिट किए हैं उनमें से ज़्यादातर ड्रोन कौन सी कंट्री के, कहाँ से ओरिजिनेट हुए पाए गए हैं? इसकी स्पेसिफिक जानकारी हम अभी आपको कन्वे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसका फॉरेंसिक एनालिसिस चल रहा है और उसके बाद ही ये चीज़ें कन्वे आपको मतलब सेंट्रली की जाएंगी। हालांकि मैं बस ये बता सकता हूँ कि जो चाहे वो एनिमी के खुद के इंडिजीनियस ड्रोन्स हों या फिर उन्होंने बाहर की कंट्री से जो मंगवाए हैं वो ड्रोन्स हों, सभी को जिसने भी एलसी क्रॉस किया है, होस्टाइल था, जिसने भी हमारे टेरिटरी में एंट्री किया है उसको हमने निस्तनाबूद किया है। तो जो भी होस्टाइल ड्रोन या होस्टाइल प्रोजेक्टाइल कोई भी था जो हवा के रास्ते भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है और इसका 100% सक्सेस रेट जो है वो देखने को मिला है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, लाइन ऑफ कंट्रोल, अखनूर सेक्टर, जम्मू। हमने की मदद, उसने छुरा घोंपा। हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया, उसने दुश्मन से हाथ मिलाया। तुर्की का हाथ क्यों दुश्मन के साथ? दुश्मन से दोस्ती महंगी पड़ेगी, दोगली चाल अब नहीं चलेगी। बॉयकॉट तुर्की, इंडिया डेली की मुहिम। मध्य प्रदेश में सेना को लेकर शुरू हुई सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक ने कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी से खास बातचीत की है, जरा वो भी देखिए। इंडिया डेली में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता कुणाल चौधरी जी हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी विजय शाह के इशू पे। उन्होंने कहा कि माफ़ी उन्होंने नहीं उनकी मानी, कहा कि आप जिस पद पे बैठे हैं उसके बाद SIT का गठन हो गया है
लेकिन इस पूरे प्रकरण में एफआईआर हो जाती है, लेकिन पुलिस को नहीं मिलते हैं विजय शाह, सरकार भी उनको बर्खास्त नहीं कर रही है, इस्तीफा भी नहीं हो रहा। कैसे देख रहे हैं आप पूरे प्रकरण को? जिस तरह की पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते थे, यही पार्टी विद द डिफरेंस है कि सेना के अधिकारियों का अपमान करो और मंत्री बने रहो। कहां गया है इनका संगठन जो अपने आप को कहता था कि हम विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री। चलो मुख्यमंत्री तो पर्ची के हैं, तो वो तो आप तो संगठन तो आप तो बहुत मजबूत है। कहां है इनके प्रदेश अध्यक्ष और कहां गई इनकी बॉडी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी? आज जिस तरह का व्यक्तित्व सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सीधे इनने जो याचिका लगाई थी कि इनकी वहां पे जो एफआईआर हुई है उसे खारिज करी जाए, कोई खारिज नहीं करेगी, सीधे का एफआईआर रहेगी। और इतना बड़ा इसमें तल्ख टिप्पणी करी है कि एसआईटी जांच करेगी, और एसआईटी पे भी भरोसा मध्य प्रदेश सरकार पे नहीं करा कि मध्य प्रदेश का कोई अधिकारी, बाहर के 3 अधिकारी जांच करेंगे, एसआईटी में एक महिला होगी। सीधा तमाचा दिया गया है गाल के ऊपर। अब भी इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तो इनको देना पड़ेगा, बर्खास्त इस सरकार को करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। और कहां गई इनकी बड़ी बड़ी बातें जो कहते थे बेटियों का मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए? कहां गए जो सेना के शौर्य, सेना के पीछे जाके प्रचार इनको करना पड़ेगा? या अभी रेलवे टिकटों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगेंगे, सेना के नाम पे वोट मांग लेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां निकालेंगे। पर होगा क्या? क्या प्रशासन इतना लाचार है? डीजीपी से भी सवाल है कि पहले एफआईआर जब कोर्ट कहता तब आप करते हो, उसके बाद आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाते हो। क्या पुलिस प्रशासन लूटने के लिए? किस बात के लिए? सीधी बात है कि इस्तीफा या बर्खास्त को करना पड़ेगा। आपने इंडिया डेली से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे युवा नेता कुणाल चौधरी, जिनका कहना है कि जब तक विजय शाह को सरकार बर्खास्त नहीं करती है, उनसे इस्तीफा नहीं लेती है, कांग्रेस तब तक सड़कों पर आंदोलन करेगी। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में सेना को लेकर शुरू हुई सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी खास बातचीत की है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, कोई नई बात नहीं है। जब नरेंद्र मोदी को अगर ब्रांडिंग करनी होती है तो कभी गैस सिलेंडर को लेकर ब्रांडिंग करते, कभी पेट्रोल डीजल को लेकर ब्रांडिंग करते, कभी किसान की सम्मान निधि को लेकर ब्रांडिंग करते। भले किसान की सम्मान निधि से उसको 5,000 में कोई फायदा हो, लेकिन मोदी को अपना चेहरा पोछाना है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस प्रकार से आप टिकटों पर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर जो व्यक्ति टिकट लेगा ऑपरेशन सिंदूर का, वो बोलेगा कि चेहरा देख के कि हम संतुष्ट नहीं थे आपके ऑपरेशन सिंदूर से, ये एक देश की जनभावना है। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि इतने संवेदनशील विषय पर इस प्रकार की ब्रांडिंग नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच छिड़े विवाद में तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद पूरे देश से तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है, जिस पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। तुर्की के हवाले से अगर देखा जाएगा, जब तुर्की सामने आया पाकिस्तान के समर्थन में, उसके बाद ट्रेड बॉडीज, सेलिब्रिटीज़ या कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स की अगर बात करेंगे तो तमाम तर लोग जो है तुर्की के अपोजिशन में खड़े हो उतरे और तमाम तर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिज़नेस है तुर्की का, उसमें बाइकआउट करने की जो है सबने मांग उठाई। और सब लोग जो है इस चीज़ को आज कह रहे हैं कि तुर्की से जितना भी सामान आता है या जाता है उस पर जो है कहीं ना कहीं बाइकआउट होना चाहिए, ताकि आतंकी देश को समर्थन करने के लिए ऐसी सोच रखने वाली कंट्री को भी जो है मुंह तोड़ जवाब देना बेहद ज़रूरी है। हम इस वक्त मौजूद है फ्रूट मंडी में श्रीनगर के। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, यहाँ पे तरह तरह के वैरायटीज़ के जो सेब है आपको देखने को मिलेंगे, चाहे ईरान की बात करें, यूएस की बात करें, स्पेशली कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर के सेब जो है वो पूरे विश्व भर में मशहूर है और करीबन सबसे बड़ा रीजन जो प्रोडक्शन रीजन है हमारे देश में, भारत में, वो कश्मीर का है। और कश्मीर के सेब जो है पूरी दुनिया में बिकते हैं। और उसके बाद जब टर्किश सेब जो है भारत के हिस्सों में बिकना शुरू हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी सी कमी जो है यहाँ के सेबों में देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ के दुकानदार की बात करें, फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें, उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे और इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि टर्किश एप्पल के साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट्स टर्की से आते हैं उसका बाइकआउट होना चाहिए, ताकि भारत ने जो कड़ा संदेश पाकिस्तान के आतंकवाद हुआ, वैसा ही संदेश जो है टर्की को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे एक मेजर बूस्ट जो है कश्मीर घाटी को मिल सकता है और यहाँ के लोग जो है
वो आज भी चाहते हैं कि आतंकवाद के समर्थन में जो भी हो उसका बाइकआउट करना चाहिए, उसका बाइकआउट होना चाहिए। इस फैसले से हम खुश हैं और केंद्र सरकार के साथ शाना बशाना साथ है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर एक तरफ जश्न मनाया तो दूसरी तरफ भारत के गद्दारों को ढूंढा जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी से कई जासूसों को पुलिस ने जो है वो धर दबोचा है, पकड़ लिया है उनको। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी जासूसों का पूरा गिरोह भारत में सक्रिय है। इस बीच एक और पाकिस्तानी जासूस को हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान हरियाणा के मेवात जिले के रहने वाला हनीफ के बेटे मोहम्मद तारिफ के रूप में की गई है। तारिफ व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात कर्मचारियों को भेज रहा था। इसके बाद नूंह पुलिस ने आरोपी तारिफ और पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने नूंह जिले में पाकिस्तानी जासूस के नेटवर्क यानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है इसको, और इससे 2 दिन पहले अरमान की गिरफ्तारी की गई थी। नूंह से गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन की तलाशी के दौरान पुलिस को पाकिस्तानी फोन नंबर के साथ कॉल की डिटेल और तस्वीरों के साथ कई वीडियोस भी मिले, जिससे कई अहम खुलासे होना संभव है। अब नूंह से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस का जरा कबूलनामा आपको सुनाते हैं, वो भी सुनिए। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूंह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। जाफ़र ने मेरे पास कॉल करी, जाफ़र बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुंचाई। 2 सिम पहुंचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुंचाई ना उसी नंबर से बात करता था वो। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए, वो भी आप सुनिए। जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का। दुश्मन का दम निकालने वाले ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जल, नभ और थल हर ओर से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया। हिंदुस्तानी सेना का शौर्य देखकर दुश्मन घुटनों पर आ गया, सरेंडर कर दिया। उसी हिंद की सेना और सूरमाओं के शौर्य पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट एलओसी से रमन सैनी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं रमन सैनी। इंडिया डेली की टीम आज भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में पहुंची है जहां पर भारतीय सेना ने 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि और उसके बाद पाकिस्तान के उकसावे पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये वही इलाका है जहां भारतीय सेना ने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय देते हुए इतिहास की एक नई लकीर जो है वो खींच दी थी। ये वही इलाका है जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया था। उसमें से 5 आतंकी कैंप
अखनूर से लेकर पुंछ के बीच में पड़ने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच, जिसका सुरक्षा का जिम्मा 16वीं कोर के पास है, उस इलाके में 5 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया था। लेकिन 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारतीय रिहायशी इलाकों को आर्टिलरी गन से फायर कर कर निशाना बनाना शुरू किया गया और करीबन 1800 राउंड आर्टिलरी गन्स की फायर जो है वो भारतीय सेना और भारतीय इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। बदले की कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी करीबन इतने ही राउंड जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी गन के दागे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की कई पोस्टें इस इलाके में धुआं होती हुई नजर आई हैं और पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आज इंडिया डेली आपको उसी लाइन ऑफ कंट्रोल से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाएगा कि कैसे भारतीय सेना का अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किसी भी देश की सेना की सबसे बड़ी पावर होती है, वो होती है आर्टिलरी पावर। उसके पास कितनी आर्टिलरी पावर है, उसके दम पर ही उस सेना का आकलन किया जाता है और वो उसी दम पर अपने दुश्मन को माकूल और मुंह तोड़ जवाब दे पाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय संघर्ष का टाइम चल रहा था, उसमें भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसके पीछे आखिरकार कौन सा ऐसा हथियार है जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आज उसकी हम तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये एक आर्टिलरी शेड बनाया जाता है जहां से दुश्मन के पोस्टों पर निशाना बनाया जाता है। अब किस तरीके की ड्रिल होती है, हम यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये गन है आर्टिलरी की गन, जिससे हमने बाकायदा पाकिस्तान को जवाब दिया और किस तरीके की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होती है। ये देखिए, बाकायदा यहाँ पर गोला जो है वो फायर यहाँ पर डाला जाता है और उसके बाद ये समझिए यहाँ पर ये गोला दागकर दुश्मन की जो चौकियां यहाँ से 25 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में मौजूद हैं, 25 किलोमीटर से भी दूर जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं, उन पोस्टों पर सीधे तौर पर यहीं से इस गन के माध्यम से निशाना लगाया जाता है। और ये गन जो है ये आर्टिलरी है, मीडियम आर्टिलरी गन है ये, और इस गन की खासियत ये है कि ये पिन पॉइंट ऑपरेशन जो है वो कर सकती है। पिन पॉइंट जगह पर अपने गोले को फेंक कर बाकायदा वहां पर विध्वंस कर सकती है। दरअसल इस गन को यहाँ पर जो एक बहुत एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद ये गन जो है दुश्मन के इलाके में सीधे तौर पर विध्वंस कर देती है। किस तरीके से ये काम करती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेना के एक हवलदार साहब। हवलदार साहब, 6 और 7 तारीख को हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार रिहायशी इलाकों को हमारे निशाना बनाया। इस इलाके से भी आपने लगातार जवाबी कार्रवाई की है, किस तरीके की वो कार्रवाई रही, कितनी सटीक कार्रवाई रही और क्या कुछ एग्रेशन आपके बीच में उसमें देखा जा रहा था? उस टाइम देखा जा रहा था कि मतलब हमको जैसे ही मिला था कि हमको फायर पावर देना है और उसके साथ में हमको डिप्लॉय होने का मौका मिला, तो हमने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। और जैसे ही हमको मिला कि जिस टाइम हमको फायर पावर देना था, उस टाइम हमने बहुत ही जबरदस्त यहाँ से फायर पावर दिया है। इसके साथ में ये हमारी गन है जिसमें यहाँ से एक गोला लोड होता है, जो इसकी जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर है, जो कि उसके बाद में हमको कमांड पोस्ट से जो आदेश मिलता है ऊपर से, जिस एलिवेशन में या जिस टारगेट को बर्बाद करना होता है उस पर जो फायर पावर देना होता है, उतना हम यहाँ से करते हैं। तो जब हमने देखा कि 6 और 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, हमने दुश्मन की 9 ऐसी आतंकी ठिकाने थे जिनको ध्वस्त किया गया, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से फायर शुरू हो गया था। जी सर, वो शाम के टाइम हुआ था। उसमें फिर से हमको फायर पावर देने के लिए बताया गया था और हमने उसमें सक्षम मतलब एक परफेक्ट फायर प्लान जो जितनी तादाद में हमको यहाँ से मिला था, हमने उस टारगेट को बर्बाद किया। तो आपके इस इलाके के सामने कितनी ऐसी पोस्टें हैं जिनको आपने बर्बाद किया है? लगभग 5 से 6 पोस्टें हमने बर्बाद की। एक गन से? नहीं, सभी गनों से, सभी मतलब। तो लगातार ये कब तक इस तरीके से जो फायर चलता रहा है, कितनी तारीख तक? ये चला है 10 तारीख को सुबह से लेके शाम तक हुआ है। शाम तक चला है जी। तो ये हथियार जो है जिस तरीके से मीडियम आर्टिलरी गन के बीच में आता है, तो कितना कैपेबल है हथियार और इसकी मारक क्षमता कितनी सटीक है इसकी?
सर ये बहुत ही कैपेबल है, मतलब इसको जहाँ पे पिन पॉइंट को बर्बाद करने में सक्षम है, और इसको हम मैक्सिमम लॉन्ग टाइम तक भी फायर कर सकते हैं जितनी तादाद में हमको फायर करना होता है। और ये 25 से 30 किलोमीटर तक इसके मतलब लगभग इसकी रेंज है। जो अच्छा, इसको अगर आपको आदेश आता है तो इसको तैयार करने में कितना वक्त लगता है आपको? इसको तैयार करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। 1 मिनट का? हाँ, इसको एक बार मैं डेमो देखना चाहूंगा कि 1 मिनट में कैसे आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो हम आपको डेमो दिखाते हैं कि किस तरह से 1 मिनट के अंदर जो है इस गन को जो है वो फायर करने के लिए रेडी कर दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो कमांड यहाँ से आती है। आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए, किस तरीके से आप करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, एक अचानक आवाज आती है, गन तैयार होती है, और उसके बाद यहाँ पर ये गोला जो है वो डालकर इसको पूरी तरीके से फायर कर दिया जाता है, और उसके बाद इसे लोड कर दिया जाता है। दुश्मन को हमारे ठिकाने के बारे में पता ना चल सके, अगर कोई हवाई हमला होता है तो उसके बारे में उस समय जो है वो छुपाए कर सके। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो बाकायदा एक कैमोफ्लाइज शेड जो है वो बनाया जाता है, और जब सटीकता से निशाना लग जाता है तब किस तरीके का रिएक्शन होता है आपका? उसके बाद में रिएक्शन ये होता है कि मतलब हमको जैसे ही आदेश मिलता है, हमको ऑर्डर पास किया जाता है कि वहाँ पे अब हमको मतलब मैक्सिमम तादाद में राउंड डालने हैं ताकि टारगेट जल्दी बर्बाद हो जाए उसको। तो फिर उतनी तादाद में जैसे 5 राउंड फायर 10 राउंड फायर आता है तो उतना करके हम उसको बर्बाद कर देते हैं। मतलब भारत माता की जय घोष भी होता है उस समय? जी जी। कैसे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये कोई भी दुश्मन की पोस्ट को जब विध्वंस किया जाता है तो इसी तरीके से भारत माता का जय घोष जो है वो इस आर्टिलरी जो पॉइंट बनाए जाते हैं, आर्टिलरी जो डक्स बनाई जाती हैं, यहाँ से इसी तरीके का जो है वो उद्घोष होता है, और ये कहीं ना कहीं एक साइन होता है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपने दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है। चाहेंगे ये बताइए, ये गन जो है मीडियम आर्टिलरी गन में आती है, कि क्या इसकी खासियत है, कितनी मारक क्षमता है और किस तरीके से ये सटीक फायर कर सकती है? सर ये इंडिया का गन है, ये 130 का है, मीडियम आर्टिलरी से है। सर ये जो गन है हमारा माता हम समझ के इसमें हम पूरे काम करते हैं, पूरे इंडियन आर्मी का। और ये इसमें हमारा हुक्म मिलने पर हम लोग 1 मिनट के अंदर हम इस गन को तैयार कर देते हैं। इसमें फायरिंग के तौर पर इसको हम बिल्कुल रेडी कर देते हैं, और इसके बाद हमने विथिन 10 या 15 सेकंड के अंदर हमारा ये इसमें से गोला निकल जाता है। और खास करके इसमें ये है, जितना भी पाकिस्तान का जो गन है वो सिविलियन के ऊपर गोला गिराते हैं, तो हमारा सिविलियन इसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी होने का संभावना है। तो इसलिए हम लोग ने इस गन से पाकिस्तान का बंकर, पाकिस्तान का जितना भी गन है, मोटार पोस्ट जितने भी उनका एलसी में जितने भी है, आर्टिलरी का जितना भी है उनको उड़ा के धुआं कर दिया है। और ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका जो हमारा जो बहनों को उन्होंने विधवा किया है उनको बदला लिया हम लोग ने। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगांव में जिन 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था उसका बदला यहाँ पर भारतीय सेना ने लिया है। और मैं फिर आपको बता दूं, ये वो इलाका है जहाँ पर भारतीय सेना ने अपना दमखम, अपना शौर्य, अपना पराक्रम, अपना अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान की 5 ऐसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। वो इसी इलाके से उनको फायर कर ध्वस्त किया गया, यानी कि जो 16वीं कोर के अधीन आने वाला लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, साउथ ऑफ पीर पंचाल से लेकर अखनूर तक का जो इलाका है, जहां पर भिम्बर, कोटली, निक्याल, छम का जो इलाका है और रावलाकोट का जो इलाका है, यहाँ पर भारतीय सेना का अदम्य साहस देखने को मिला। और इस तरीके के हथियारों के बदले ही जो है वो पाकिस्तान महज 4 दिन भी जो है वो टिक नहीं पाया युद्ध के अंदर, और घुटने पूरी तरीके से उसने टेक दिए। इस तरीके की एक नहीं बल्कि दर्जनों गनें जो हैं वो रेजिमेंट के रूप में लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग इलाकों के अंदर स्थापित की गई हैं, लगाई गई हैं, ताकि इन गन के माध्यम से उनको माकूल जवाब दिया जा सके। एक बड़ी बात ये कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी रूप में सीज फायर को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है, ये परमानेंट सीज फायर नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत की, पाकिस्तान ने दोबारा कोई नापाक चाल चली, तो फिर भारत उसी दमखम के साथ जो है वो
कार्रवाई करेगा, जैसे कि 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि और उसके बाद पाकिस्तान के उकसावे की जो कार्रवाई थी उसमें बदले की कार्रवाई के दौरान भारतीय सेना का साहस जो है वो देखने को मिला। तो ये एक हथियार है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके के तमाम हथियार आज हम आपको दिखाएंगे जो न केवल फायर कर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, बल्कि वो हथियार भी आपको दिखाएंगे जो दुश्मन के दागे गए हथियारों से अचूक सुरक्षा करता है और कह सकते हैं कि हम एक आयरन डोम जो है वो भारत के आगे सरहदों पर बना देता है, जिससे पाकिस्तान की तरफ से फायर किया हुआ कोई भी, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो आर्टिलरी गन का गोला हो या फिर किसी भी तरीके का ड्रोन हो, जो ड्रोन स्वयं जो है भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें चाइनीज और टर्किश ड्रोन शामिल थे, उन ड्रोनों को भी हमने मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, यानी कि टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। अभी यह ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेनाओं को पूरी छूट दे दी गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का एक्शन होगा उसका रिएक्शन भारतीय सेना की तरफ से देखा जाएगा। किन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो तस्वीरें हम आपको लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये है आर्टिलरी गन, जिस गन के माध्यम से लगातार भारतीय सेना जो है वो दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से भारतीय सेना ने इस मीडियम आर्टिलरी गन का इस्तेमाल कर बाकायदा यहाँ पर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया और किस तरीके से यहाँ पर आप कार्रवाई होती है वो भी देख सकते हैं। साहब, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितनी देर में आप तैयार कर सकते हैं, उसका एक डेमो हमें दिखा दीजिए। ठीक है सर, आपको डेमो मिल जाएगा जी, ओके। गेट मैट टिक पोस्ट बैटरी टारगेट B49 चार्ज 3 बेयरिंग सेंटर 0100 मिल्स एंगल ऑफ साइड 300 एलिवेशन 126 मिल्स 1 राउंड गन फायर। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गन जो है वो लोड की जाती है और महज 1 मिनट के भीतर जो है इसे फायर के लिए तैयार कर दिया जाता है। और इस गन की खासियत ये है कि ये गन हर तरफ मूव कर सकती है। इसे इसके बैरल को आप किसी भी तरीके से जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। करीबन 25 किलोमीटर से ज़्यादा का जो फायर पावर है इसका वो है और भारतीय सेना की ये शान मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बार ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे रहे, नापाक इरादे रहे, जिसको देखते हुए पाकिस्तान ने बाकायदा यहाँ पर रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। उन कोशिशों को किस तरीके से यहाँ पर जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे इन्हीं जवानों के मुख से कि आखिरकार किस तरीके से इस गन की खासियत है, क्या खासियत है और किस तरीके से दमखम जो है उस दिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो देखने को मिला। जनाब, ये बताइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद पाकिस्तान लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा था, उस समय हमने देखा कि भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया है। कितना जोश था उस दिन और किस तरीके की कार्रवाई हो रही थी? सर, जोश की बात करें तो इंडियन आर्मी तो नाम जोश ही है, बट अभी पिछले कुछ दिनों से हमारा जो है कि हमें पता है कि पहलगाम में कुछ आतंकी हमला हुआ था, हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ था, तब से हमारी फौज हर एक को अलर्ट कर दिया गया था। और जिस दिन हमारे को 10 मई को मौका मिला, हमने जब पाकिस्तान ने जो हमारे सिविलियन एरिया को निशाना बनाया था, उस समय हमारे को जब आदेश मिला तो हमने उनकी कम से कम 20 से 22 चौकियों के ऊपर फायर किया था और उसको नज़रबंद किया था। इस जगह से 20 से 22 चौकियां जो आपने फायर बिल्कुल इसी जगह से हमने 20 से 22 चौकियों के ऊपर हमने फायर किया था। कई पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की भी खबर है। हाँ, अभी तक ये खबर है कि 35 से 40 तो जो पाकिस्तान के जो सैनिक है उनकी मारे जाने की खबर है। बाकी अपना कोई ऐसा कैजुअल्टी नहीं हुआ है और अपना भी हम सेफ में हैं। जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी फायर लगातार हो रहा था तो गोले आसपास में भी गिर रहे होंगे? हाँ जी, ये हमारे सामने एक सिविल इलाका है, यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर में ये गोले पड़ रहे थे, तो जैसे उनका गोला आया है तो हमने गोले का जवाब गोले से दिया। गोले का जवाब गोले से दिया गया। हमारे सिविल यहाँ पे जो सिविल गाँव है उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो हमारा जोश और खुल गया। आपको लगता है कि आपके पास दोहरी जिम्मेवारी थी, एक तो आपको सिविलियंस को भी बचाना था और दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब देना था? जिम्मेदारी थी, पर जिम्मेदारी से हम लोग को उसको ट्रेन किया हुआ था, इस तरह कैसे हमको फायर करना है, क्या करना है, कैसे बचाव करना है, ये सब हमको ट्रेन किया हुआ था।
अच्छा ये बताइए, आप इस गन को ऑपरेट करते हैं, 1 मिनट में कितने राउंड जो है वो फायर करने की इसकी क्षमता है? 1 मिनट में 2 राउंड फायर कर सकते हैं। 2 राउंड फायर कर सकते हैं, लेकिन उस दिन मैंने सुना कुछ ज़्यादा ही इसकी क्षमता बढ़ा दी गई थी कि एकदम लगातार इससे फायर जो है किया जा रहा था। हाँ, जैसे अगर 2 राउंड गन फायर, 3 राउंड गन फायर होता है ना, उस टाइम में तो 5 राउंड 6 राउंड हो सकता है। 6 राउंड तक भी फायर किया जाता है। तो यहाँ से उस इलाके में जो पाकिस्तान का पीओके का इलाका पड़ता है, वहाँ पर जो हम कई तस्वीरें देख रहे थे कि पोस्टें जली हुई हैं, धुआं फैला हुआ है चारों तरफ से, वो आपने किया? हाँ, हमने किया। मतलब हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया, मतलब 20-22 का बंकर को उड़ाना है, मतलब टारगेट मिला है, ऊपर से आदेश आया है, हम तो इसको ऊपर लगा के हम फायर कर रहे हैं। आप उन इलाकों को टारगेट कर रहे थे जहाँ से वो सिविलियन इलाकों को जो है वो फायर किया जा रहा है? नहीं, हम सिविलियन के ऊपर को टारगेट नहीं किया, मतलब हम तो पाकिस्तान और एरिया को, मतलब सैनिकों को, पाकिस्तान की उन पोस्टों को फायर आपने किया जहाँ से हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट कर रहे थे वो लोग। हाँ, उन्होंने हमारा सिविलियन के ऊपर अटैक किया, हम पाकिस्तान सैनिकों को एरिया को अटैक किया है। पाकिस्तानी सैनिकों को अटैक किया। और ये बताइए, जिस तरीके से 10 तारीख जिस दिन सीज फायर जो हुआ, उस समय क्या तस्वीर यहाँ चल रही थी, और अचानक जब आप लोगों को ये मैसेज मिला उसके बाद भी हमने सुना कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम हुआ था, युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ था? जी हाँ, पाकिस्तान ने जो है सबसे पहले इसका जो है उल्लंघन किया था। उन्होंने सबसे पहले जो हमारे सिविलियन पर जो है अटैक करना शुरू कर दिया, और इंडियन आर्मी जो है अपनी जान से पहले जो है अपने सिविलियन की जान उनको प्यारी है, तो इसीलिए हमने जो है मौके को देखते हुए पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ताकि जो है हमारे सिविलियन जो है उन पर अटैक बंद हो सके। इसके लिए आप लोग रडार्स की भी मदद लेते हैं, जो हमारे बहुत जो सोफिस्टिकेटेड और एडवांस रडार है, उनसे भी लोकेशन लेकर आप लोग फायर करते हैं? जी, पहले से ही है, हमारा पता रहता है, हाई लेवल पे पता है, वो हमें डाटा पास करते हैं, हम उसी पे फायर करते हैं। खुली छूट मिली हुई है इसमें भारतीय सेना को? अभी तो खुली छूट मिली हुई है कि दुश्मन अगर हमें आंख दिखाएगा तो हम उसको बर्बाद करेंगे। आंख फोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। और जी। तो अभी ये जो कहा जा रहा है कि अस्थायी रूप से सीज फायर जो है वो हुआ है, अगर पाकिस्तान के कंडक्ट को हम देखेंगे, उसके रवैये को देखेंगे, उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगे। तो अगर दोबारा पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता है तो आप लोग तैयार हैं पूरी तरीके से? हम 24 आवर्स से तैयार है, कभी भी जोश से कभी भी फायर आएगा, कम फायर के हिसाब से फायर कर सकते हैं। फायर के हिसाब से तो पूरी तैयारी आपकी तरफ से है, अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं किया गया है? अभी तक एक भी डाउन नहीं किया। कैसे हम फायर पहले था, अभी भी ऐसे हम रेडी है। तो जैसे हम पहले थे उसी तरीके से हम अभी भी तैयार हैं। और लगातार अगर हम देखेंगे तो ये गन जो है ये मीडियम आर्टिलरी गन है, और इस गन के माध्यम से पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए भारतीय सेना ने मजबूर किया है। इस गन की क्षमता जो है वो 1 से 3 राउंड फायर करने की है 1 मिनट के अंदर। लेकिन उस दिन जब 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था और हमारे भारतीय सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, उस समय ये गन जो है वो 4 से 5 राउंड 1 मिनट के अंदर फायर कर रही थी। और आप ये सोचिए कितना जोश था, किस तरीके का जज्बा था, और किस तरीके का अदम्य साहस का जो परिचय है वो भारतीय सेना के जवान दिखा रहे थे। भारतीय सेना की अगर असली ताकत है तो वो इन्फेंट्री के साथ साथ में उसकी आर्टिलरी पावर होती है, और आर्टिलरी पावर के दम से ही हम घुटने टेकने को दुश्मन को मजबूर कर सकते हैं। और वही इस बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, खास तौर पर जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने मिलकर 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, और उन 9 आतंकी कैंपों के ध्वस्त होने में 5 आतंकी कैंप जो हैं वो 16 कोर के एरिया में जो हैं वो पाए जाते हैं, और यहीं से भारतीय सेना की तरफ से वो कार्रवाई कर उन आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया। तो जोश, जज्बा और गुस्सा, ये तीनों भारतीय सेना के अंदर लरबेज था पूरी तरीके से, और इसी के चलते उन्होंने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है जो शायद ही पाकिस्तान अपनी जिंदगी में कभी दोबारा भूल पाएगा। इंडिया डेली की टीम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के जिस हिस्से में मौजूद है, मेरे ठीक सामने अगर देखेंगे तो छम का इलाका पड़ता है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो निक्याल का, और मेरे ठीक लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कोटली का वो इलाका जहां भारतीय सेना ने उन 9 आतंकी ठिकानों में से एक ठिकाना ध्वस्त किया था। ये दरअसल 16 कोर के ज्यूरिडिक्शन वाला वो एरिया है जहां पर 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना की तरफ से ध्वस्त किया गया था। कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकाने जो हैं वो ऑपरेशन जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का बदले की कार्रवाई जो हुई थी भारतीय सेना की तरफ से, उन बहनों की सिंदूर के मांग के बदला लेने के लिए
उसमें जो है ये कार्रवाई की गई थी। हम बात कर लेते हैं उन्हीं वीर जवानों से जिनके कंधे पर ये पूरी जिम्मेवारी थी कि किस तरीके से उन 26 बहनों की मांग का सिंदूर का जो है वो बदला लेना है, और देश ने जिसका संकल्प लिया था। सर ये बताइए कि जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से हमारी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई थी, क्या कुछ उसमें मन में चल रहा था, क्योंकि कुछ क्लियरिटी जो है वो उस समय थी नहीं? देखिए, इस तरह की किसी भी सिचुएशन के लिए फ़ौज हमेशा तैयार रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है, ट्रेनिंग करती रहती है। जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो ट्रेनिंग टॉप गियर में आई और हम लोग मोबिलाइज होने के लिए रेडी हुए कि कहाँ पे हमने जाना है, कहाँ से हमने दुश्मन के टारगेट को एंगेज करना है, जिसका डेटा हमारे पास था, और जिसका डेटा नहीं था वो वाला डेटा कैसे एक्वायर करना, उसकी तैयारी हुई। और यदि आप फीलिंग की बात करते हैं तो दिल में गुस्सा था, एक रोष था और एक भावना थी, एक जज्बा था कि हमने इस चीज़ का बिल्कुल बिफिटिंग रिप्लाई देना है, बिल्कुल एक समुचित जवाब देना है, ताकि आइंदा दुश्मन दोबारा से ये हरकत करने की गुस्ताखी ना करे। 6 और 7 तारीख की वो मध्यरात्रि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से ठीक सामने का जो पाकिस्तान में लॉन्च पैड थे, जो आतंकी कैंप थे, 5 आतंकी कैंप को जो है ध्वस्त किया गया इस इलाके के अंदर। कैसे इतना प्रिसाइसली आपने वो अटैक प्लान किया ताकि सिविलियंस को हर्ट ना हो, सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो, सीधे सीधे आतंकी कैंपों के ऊपर जो है वो निशाना साधा जाए, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो तो कैसी अनुभूति रही? प्लानिंग हमारी इस तरह से रहती है, हमारे पास अपने खुद के इंडिया के अंदर मेड इंडिजीनियस रडार्स हैं, सेंसर्स हैं, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं, जिनकी मदद से हम बिल्कुल एक्यूरेट डेटा उनकी लोकेशन निकालते हैं। यदि वो एक्टिव नहीं भी हैं दुश्मन के इक्विपमेंट या दुश्मन के वेपन्स, तब भी उनकी डेटा हमारे पास आती है, और जब एक्टिव हो जाते हैं तो कंफर्मेशन के साथ ही अगले 30 से 45 सेकंड के अंदर हम उनको एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये टारगेट सक्सेसफुली एंगेज हुए और ऑप सिंदूर की सफलता के बाद दिल में खुशी थी, गम तो था ही कि नुकसान तो बहुत हो गया है, ये हमला करने की दुश्मन ने ज़रूरत करी, लेकिन एक खुशी इस बात की थी और कॉन्फिडेंस इस बात का था कि आइंदा दुश्मन हमारे ऊपर देखने के पहले कम से कम 10 बार तो सोचेगा ही। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आपको ये इस बात का कहीं ना कहीं इल्म था कि दुश्मन पलटवार करेगा, सिविलियन इलाकों को टारगेट कर सकता है, आपकी पोस्टों को टारगेट कर सकता है, उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार थे? जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, वो एक बार माफ़ी मांगने के बाद, एक बार गिड़गिड़ाने के बाद दोबारा उठ करके हमला ज़रूर करता है। ये तो हमारी इतिहास गवाह है, हमारी मिलिट्री हिस्ट्री की कैंपेन से और अदरवाइज़ भी हमारे को पता है। हम इस बात के लिए पूरी तरह तैयार थे कि जब हमने एक तरफ हमला किया है, एक तरफ हमला करने के बाद यदि पाकिस्तान चुप है तो ज़रूरी नहीं है कि वो थोड़ी देर के बाद भी चुप रहेगा, वो इंतज़ार करेगा कि कब हम उसको मौका दें कि हमारी कमज़ोरी ढूंढने का मौका उसको मिले और वो हमारे पर पलटवार करे। लेकिन ऐसा मौका उसे मिला नहीं, क्योंकि हम उससे ज़्यादा तैयार हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया गया तो सबसे मुश्किल चुनौती वही होती है कि सिविलियंस को भी बचाना है, अपनी पोस्टों को भी जो है वो बचाना है, और दुश्मन को करारा जवाब भी देना है। तो उस समय किस तरीके से आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की ताकि इसमें सक्सेस मिले? देखिए, हमारी प्लानिंग के 3 पिलर्स है। पहला था तैयारी, जो कि हमने मेंटली, फिजिकली और लॉजिस्टिकली तीनों तरीके से की थी। दूसरा था हमारी सक्षमता, हमें अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स और अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। एनिमी के गोले आए, हैवी आर्टरी शेलिंग हुई, मगर हमने पूरी तरह से अपने काउंटर मेजर्स रेडी रखे थे, और मैं एक गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। रही सिविलियंस को टारगेट करने की बात, जी हाँ, हमारे प्रिसीजन एंगेजमेंट की वजह से पाकिस्तान ने हमें डिमोरलाइज करने के लिए हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट करना शुरू किया, मगर हम उस टाइम अपना जो कि इनिशियल टारगेट था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकली इंजर्ड करना, उससे हमने चेंज करके उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एंगेज करना शुरू किया, और जहां जहां से उन्होंने हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, वहीं विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स वहां टारगेटिंग शुरू की और हमें अपने सिविल इलाकों को बचाया। ये भी है कि एडवांस जो रडार्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो किस तरीके से वो प्लानिंग रही और कितनी मिलिट्री टारगेट्स उस जो एडवर्सरी की साइड है वहां पर जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए, और कितने उनके जवान मारे जाने की सूचना आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पास भारतीय डेवलप्ड मॉडर्न इंडिजीनियसली मेड रडार्स थे और न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन इक्विपमेंट्स थे। हमारे पास नए जनरेशन के गन लोकेटिंग रडार्स थे। उनके गोले फायर करते ही हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, और मैं एग्जैक्टली तो नहीं पर यह बता सकता हूं आपको कि दुश्मन की साइड मोर देन 20 to 25 पोस्ट हमने उसकी डिस्ट्रॉय की है, और 30 से ज्यादा लोग उस साइड उनके कैजुअलिटी हुए हैं।
पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर भी प्रोपोगंडा कर रहा था कि देखिए भारतीय सेना जो है वो उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को है वो निशाना बना रहे थे। हमने ये भी देखा कि कई बार जो है उन्होंने सिविलियन इलाके के अंदर ही अपनी गन पोस्ट बना रखी थी। अगर हमारी तरफ से रिटेलिएशन हो तो वो उनके सिविलियंस को नुकसान हो, उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या कुछ अपनी तरफ से था? देखिए, हमारे पास जो टारगेट्स का डेटा था वो पूरी एश्योरिटी थी उस बात की कि हमारे पास सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो कि टारगेट जो कि एज ए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किए जा रहे हैं, एज ए टेररिस्ट लॉन्च पैड यूज़ किए जा रहे हैं, हम लोगों ने उन्हीं को एंगेज किया। हमने किसी सिविलियन टारगेट के ऊपर कोई भी एंगेजमेंट नहीं करी है। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, उसको स्थायी रूप से जो है स्थगित किया गया है, तो अगर कोई दोबारा से एडवाइजरी की तरफ से इस तरीके की कोई नापाक हरकत होती है उसके लिए हम कितने तैयार हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अभी भी तैयार हैं। अगर दुश्मन ये हिमाकत, ये गलती दोबारा करता है तो उसका इससे भी बुरा, इससे भी ज़्यादा बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दुश्मन को कोई मैसेज? दुश्मन को मैसेज बस यही है कि हमारे एक एक देशवासी के एक एक आंसू की कीमत वो सैलाब है जिसको चुकाने की काबिलियत अभी उनमें नहीं है और ना ही कभी होगी। अगर कोई भी नापाक, कोई भी नज़र इस तरह से हमारे देश की तरफ उठती है तो भारतीय सेना उस नज़र को नोच देगी, उन निगाहों को नोच देगी। और ये बात उनको याद रखने के लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आइंदा इसके बाद से कोई बात नहीं होगी। इस बार हम देखें तो बिना सरहद को लांगे, हमने बिना सरहद को पार किए उनको इतना बड़ा सबक दिया है, ज़रूरत पड़ी तो हम सरहद भी लांगेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वो काम करने के लिए भारतीय सेना तैयार है और सक्षम है। जब जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, भारतीय सेना जो है वो उसी तरीके से तैयार है। अभी टेम्परेरी सीज फायर जो है वो हुआ है। अगर पाकिस्तान का कंडक्ट ठीक नहीं रहा तो भारतीय सेना इस बार पीओके और पाकिस्तान की धरती में घुसकर भी अपने मासूम लोगों का बदला लेने के लिए हिचकिचाएगी नहीं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, लाइन ऑफ कंट्रोल, अखनूर सेक्टर, जम्मू।